हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। मैं आज आपको दिख रहा हूँ रंग बिरंगा। इसका मुख्य कारण आज अपने स्कूल में वार्षिक उत्सव समारोह है। ये सब कलर बच्चों का प्यार है। अब हम बात करते हैं अपने ही टॉपिक मेवाड़ के इतिहास की। मेवाड़ का इतिहास की हमने शुरुआत करी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था जैत्र सिंह के बारे में पढ़ाई करी थी। थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, फिर आगे चलते हैं। हमने मेवाड़ के इतिहास की शुरुआत में सबसे पहले गोहिल के बारे में पढ़ा था। गोहिल के बाद हमने पढ़ाई करी बप्पा रावल की। बप्पा रावल के बाद हमने अल्लट के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ाई करी थी जैत्र सिंह की। बात कर रहे हैं मेवाड़ की। तो मेवाड़ में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मेवाड़ में वर्तमान टाइम में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा ज़िले आते हैं। इसी के साथ प्रतापगढ़ ज़िले का भी कुछ हिस्सा मेवाड़ में आता है। गोहिल की हमने बात करी थी। हमने पढ़ा था कि गोहिल शिलादित्य का पुत्र था, जिनकी माता का नाम पुष्पावती था। गोहिल की जानकारी हमने देखा था कि सामोली अभिलेख में मिली थी। गोहिल की जानकारी हमें सामोली अभिलेख में मिली थी। सामोली अभिलेख 646 AD का है, लेकिन गोहिल का शासनकाल की बात करें तो 566 ईस्वी है। गोहिल के बारे में हमने और भी पढ़ा था कि गोहिल का जन्म किसी गुफा में हुआ था। बात करें गोहिल के टाइम में मेवाड़ की राजधानी, गोहिल के टाइम में मेवाड़ की राजधानी नागदा थी, जो कि वर्तमान में उदयपुर में है। नागदा का प्राचीन नाम नरेंद्र नगर था। ये हमने इतनी जानकारी ली थी गोहिल के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ाई करी बप्पा रावल की। पहले बता दूं कि मेवाड़ की साइड में बड़े लोगों को या जो सम्मानीय लोग होते हैं उन्हें बाप जी के नाम से बोला जाता है। इसी प्रकार बप्पा जी एक महान सूरवीर थे। उनको लोग बाप जी बोलते थे। बाप जी के साथ साथ उनका नाम बप्पा पड़ा और राजाओं को बोलते थे रावल। इस कारण से उनका नाम बप्पा रावल पड़ गया था। बप्पा रावल को हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकबे की उपाधि प्राप्त थी। हिंदू सूर्य का मतलब हिंदुओं को अंधकार से बाहर निकालने वाला था। इन कारण से उनको हिंदू सूर्य कहते थे। राजगुरु का मतलब सभी राजाओं को सही दिशाओं की ओर प्रेरित करते थे। इस कारण से उन्हें राजगुरु कहा जाता था। और चकबे का मतलब था चारों दिशाओं में जीतने वाले चकबे कहलाते थे। बप्पा रावल ने चारों दिशाओं में जीत हासिल करी थी। कहा जाता है बप्पा रावल के बारे में कि उन्होंने युद्ध करते करते मुस्लिम शासकों को हराते हराते गजनी तक पहुंच गए थे। और गजनी के राजा सुल्तान को हराकर वहां पर अपने भांजा को राजा बना दिया था। गजनी के राजा सुल्तान थे। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे बप्पा रावल के बारे में और बातें। बप्पा रावल के नाम पर पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी। जैसा कि तुम्हें पता है, रावलपिंडी पंजाब में गांव को पिंड बोलते हैं। पाकिस्तान वाला जो पंजाब था उस तक बप्पा रावल अफ़गानिस्तान जब युद्ध लड़ते लड़ते पहुंचे थे गजनी के पास, तो पाकिस्तान से निकले थे। तो वहाँ पर जो गांव था पिंड बोला जाता था गांव को, और जहाँ पे बप्पा रावल रुके थे इस कारण से उस गांव का नाम पड़ा था रावलपिंडी। ये थी बप्पा रावल की कुछ जानकारी जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ाई करी अल्लट के बारे में। अल्लट के बारे में हमने जानकारी ली। सबसे पहले हमने अल्लट की उपाधि देखी थी। उपाधि थी उनके पास कौन सी? आलू रावल की। आलू रावल मैंने तुम्हें बता दिया था कि बचपन में अल्लट का नाम आलू था और वहाँ के और राजा थे, इस कारण से उनका नाम आलू रावल पड़ा था। अल्लट का नाम आलू रावल या आलू रावल की उपाधि उन्हें प्राप्त थी। अल्लट के बारे में हमने कर पढ़ाई करी तो हमने देखा कि अल्लट के बारे में कुछ जानकारी हमें सारणेश्वर प्रशस्ति से मिली, कुछ जानकारी आहटपुर अभिलेख से मिली। तो ये थी अल्लट की जानकारी। अल्लट के बारे में अपन ने देखा था कि नौकरशाही की शुरुआत किसने करी थी।
अल्लट ने। नौकरशाही की शुरुआत भी किसने करी थी? अल्लट ने। ये जानकारियाँ हम कल पढ़ चुके थे। अल्लट की माँ का नाम महालक्ष्मी राठौड़ था। अल्लट ने हूण की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। ये जानकारी सब हम आठपुर अभिलेख में देख चुके हैं। उसके बाद अपने कल पढ़ाई करी जैतर सिंह के बारे में। जैतर सिंह था, जैतर सिंह के विशेष बात थी भूताला का युद्ध। ये अपन ने कल पढ़ाई करी थी। भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध ये सन 1227 ईस्वी में हुआ था। जैतर सिंह के साथ, जैतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश, ये अपन कल पढ़ चुके हैं। इस युद्ध की जानकारी हमें जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में मिलती है। मद का मतलब घमंड, मर्दन का मतलब तोड़ना। तो हमीर ने इल्तुतमिश का घमंड तोड़ा था। सॉरी, हमीर को, इस जयसिंह सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को ही अमीर कहा गया है, मतलब कि अमीर का घमंड टूटा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज के बारे में। ये थी अपनी जो अपन पढ़ चुके वो पूरी जानकारी। आज हम पढ़ेंगे राजा रतन सिंह के बारे में। हमने जो कल पढ़ा था वो अभी हमने देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे राजा रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह का शासनकाल कुछ ज़्यादा नहीं रहा, लगभग 1 से 1.5 वर्ष रतन सिंह का शासनकाल रहा था। रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। रतन सिंह के समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ ही थी, क्योंकि चित्तौड़गढ़ को राजधानी जैतर सिंह ने बना दिया था। जब जैतर सिंह का युद्ध हुआ था भूताला का, तो इल्तुतमिश की सेना वापस जाते टाइम नागदा को तहस नहस कर देती है, और उस टाइम जैतर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था। उसी टाइम से लगातार चली आ रही राजधानी चित्तौड़गढ़ ही थी। रतन सिंह के टाइम दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। रतन सिंह के टाइम दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रतन सिंह के टाइम में यही बड़ी बात है कि चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। आक्रमण चित्तौड़गढ़ पर सन 1303 ईस्वी में किया। आक्रमण करने के कारण क्या क्या थे, अब हम पढ़ेंगे उनके कारणों के बारे में। उसके बाद उसका क्या निष्कर्ष था वो पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था, या क्या कारण रहे थे चित्तौड़ पर आक्रमण करने के। ठीक है, पहली बात हम बात करेंगे साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की। अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा शासक था जिसको पूरे भारत पर राज करना था। उसकी नीति थी साम्राज्यवादी। वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। मैं आपको बता दूं, भारत में बड़े ठिकाने थे मालवा और गुजरात। मालवा की बात करें तो मालवा बड़ा शासक था। आज के टाइम में हम बात करें नीमच की, रतलाम, ये सुना हुआ है, एमपी के जो भी क्षेत्र हैं, हरे भरे क्षेत्र हैं, वो सब क्या कहलाते थे? मालवा, जो कि एक एमपी का हिस्सा था। दूसरी बात थी गुजरात। गुजरात में क्या था? बंदरगाह था। बंदरगाह का उपयोग भी लेना था अलाउद्दीन खिलजी को, तो गुजरात को भी जीतना चाहता था। और मालवा और गुजरात पहुंचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ रास्ते में पड़ता था। मालवा जाए तो गुजरात जाए तो। अभी वो मालवा, जैसे मालवा एक बार गया भी, जा कर के वहाँ पे युद्ध लड़ेगा, राजा को हरा देगा और बोलेगा कि मुझे तुम टैक्स दिया करो। लेकिन जैसे ही वापस दिल्ली पहुँचेगा तो मालवा के लोग मना कर देंगे कि हम तो नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली से बार बार आना और जाना बहुत ही इम्पॉसिबल था, इतना पॉसिबल था नहीं। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि मैं अगर चित्तौड़ को जीत जाऊं तो मेरा एक आदमी चित्तौड़गढ़ बैठ जाएगा जो मालवा और गुजरात दोनों पर भी अधिकार कर सकता है या दोनों की देखरेख कर सकता है। पहला कारण ये था। पहला कारण उसका था ये मालवा और गुजरात को जीतना। दूसरी बात करें उसकी सामरिक नीति थी या इकोनॉमिक या आर्थिक नीति की हम बात करें। आर्थिक नीति की अगर हम बात करें तो लगता था अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़गढ़ जो किला था इतना बड़ा था कि अगर कोई उस पर आक्रमण भी कर दे तो अपन किले के अंदर रह सकते हैं, उसके अंदर खेती भी कर सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। दूसरी बात करें सामरिक नीति,
ये मैंने बताया तुम्हें आर्थिक नीति। सामरिक नीति का मतलब ये था कि अलाउद्दीन खिलजी के उस टाइम हमारे हिंदुस्तान पर मंगोलों के आक्रमण बहुत होते थे। अलाउद्दीन खिलजी को लगता था कि अगर दिल्ली पर मंगोल आ गए और आक्रमण कर लिया तो तू कहाँ जाएगा। इस कारण से वो चित्तौड़ को जीतना चाहते थे। चित्तौड़गढ़ का किला बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, वहाँ पर कोई आक्रमण भी करेगा तो उसको जीत नहीं सकता है। इस कारण से कुछ और भी कारण थे जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को जीतना चाहता था। उसके बाद हम बात करें अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ किले की, उसके बारे में बात करें। चित्तौड़गढ़ किले की दीवारें इतनी ज़्यादा चौड़ी थी कि वहाँ पर कोई और भी विद्रोही आकर या युद्ध नहीं कर सकता था या उसको नहीं जीत सकता था। इस कारण से चित्तौड़ पर अधिकार था। कुछ इतिहासकारों ने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण का मुख्य कारण रानी पद्मिनी था। रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कुछ कथानायकों ने बताया कि रतन सिंह के दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था राघव चेतन। राघव चेतन रतन सिंह का सेनापति था। कुछ कारण से ये रतन सिंह को छोड़कर अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है। रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन खिलजी सुनकर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता है। इस कारण भी रतन सिंह या चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का मुख्य कारण रहा। कुछ कथानायकों ने और बताया कि रतन सिंह के पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। हीरामन तोता ने भी अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। पद्मिनी सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम गंधर्वसेन था तथा माता का नाम चंपावती था। रावल रतन सिंह ने भी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए लगभग 3 वर्ष तक श्रीलंका रहे थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की कोशिश करी और चित्तौड़गढ़ के पास आकर उसने अपना डेरा डाल दिया। जैसे ही रतन सिंह को पता लगा कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहता है, चित्तौड़ को जीतना चाहता है, तो उन्होंने भी अपनी सेना तैयार कर ली थी। कुछ दिनों बाद, लगभग 60 दिन के बाद, जब अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि मैं चित्तौड़गढ़ को नहीं जीत पाऊंगा, तो उन्होंने रावल रतन सिंह के पास एक संदेश पहुंचाया कि मैं आपकी रानी पद्मिनी को एक बार देखना चाहता हूं। रानी पद्मिनी को मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन रानी पद्मिनी से जब पूछा गया कि आपको अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी आपको देखना चाहते हैं, तो रानी पद्मिनी ने उसको इनकार कर दिया। उसके बाद कुछ रतन सिंह ने समझाने के बाद रानी पद्मिनी ने उनको कहा कि ठीक है, वो मुझे दर्पण में देख सकते हैं। जैसे ही रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि आपको रानी सामने नहीं आएगी, वो आप उसकी परछाई आप दर्पण पर देख सकते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने इस बात पर हाँ कर दी कि ठीक है, मुझे रानी पद्मिनी दर्पण में देखनी है। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करता है, रानी पद्मिनी आती है, वो दर्पण में उसकी छवि देख लेता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी वापस चलता है और जब रतन सिंह उनको बाहर छोड़ने आते हैं तो बड़ी कूटनीति से रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दिल्ली लेकर पहुंच जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को दिल्ली लेकर आ जाता है और चित्तौड़गढ़ संदेश पहुंचाता है कि अगर रतन सिंह अगर उनको चाहिए तो पद्मिनी मुझे दे दे। रानी पद्मिनी एक स्वाभिमानी क्षत्रिय थी। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के पास जाने से मना कर दिया और उन्होंने लगभग 1600 रानियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाने का कोशिश की। 1600 महिलाएं पालकी में बैठकर वहाँ दिल्ली चली जाती हैं, लेकिन उसमें 1600 महिलाएं ना होकर लगभग सारे पुरुष थे। जैसे ही वो सब पालकियों में बैठकर जाते हैं तो वहाँ जाकर जब
अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी का चेहरा देखने की कोशिश करता है तो सभी एक साथ हथियारों के साथ खड़े होते हैं और वहाँ पर युद्ध करते हैं। उसी में रानी पद्मिनी के चाचा और भतीजे गोरा और बादल थे जिन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। आखिरी टाइम में गोरा और बादल मारे गए, लेकिन उन्होंने युद्ध बड़ी वीरता से किया था और रानी पद्मिनी के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया था। ये थे रानी के चाचा और भतीजा। उसके बाद रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। 1600 महिलाओं के साथ उन्होंने जौहर किया और अपनी जीवन लीला वहाँ पे समाप्त कर दी थी। उसके बाद उसके अलावा भी और भी बहुत कारण है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को भारत का दूसरा सिकंदर बताता था, लेकिन एक वक्त जब वो मालवा गुजरात पर आक्रमण करने जा रहा था तो उस समय जैत्र सिंह के पिता रतन सिंह के पिता थे समर सिंह। सन 1299 की बात है। सन 1299 की बात है कि जब वो चित्तौड़ से होकर निकल रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने समर सिंह ने उनको रास्ता देने से मना कर दिया था चित्तौड़ से। इस कारण से भी उन्होंने कहा कि फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि यार तू राजा मैं राजा, हम भाईबंदी कर लेते हैं, मैं निकल जाता हूँ, तुझे कोई परेशानी नहीं। बोल रही नहीं, यहाँ तो टैक्स देके जाना पड़ेगा। और समर सिंह ने उनसे मार्ग कर भी लिया था। इस बात को भी उनको आट थी कि अगर उन मेवाड़ पे पहले इल्तुतमिश हार गए थे, फिर अलाउद्दीन खिलजी से भी क्या नाम है कर ले लिया था, तो उनको लगता था कि चित्तौड़ तो हमसे बहुत आगे है, चित्तौड़ को जीतना जरूरी है। ये भी मुख्य कारण था चित्तौड़ पर आक्रमण करने का। यही थे कुछ आक्रमण करने के कारण, बाकी हम पढ़ेंगे सब नेक्स्ट वीडियो।